अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 3 - 4x लेस देन इक्वल टू 11। इसका हमने फाइंड करना है सोल्यूशन। सोल्यूशन को फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, हमने x की वैल्यू को करना है फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम x के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 4x लेस देन इक्वल टू 11। यहाँ पे स्टूडेंट्स x को जब हमने फाइंड आउट करना है तो इसके साथ जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं हम उन्हें दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो -4x लेस देन इक्वल टू 11। यहाँ पर 3 पॉजिटिव था, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने x को यहाँ पर हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 11 - 3 8 होता है। अब हमने x को क्या करना है, आइसोलेट करना है। x के साथ जो है वैल्यू हमारे पास वो क्या है, -4। यहाँ मैं इसे अभी एज इट इज लिखूंगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये जो -4 है हमारे पास, हमने ये डिस्कस किया था अपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में कि जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है और हमने उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है, तो हम यहाँ पर जो सिंबल है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया यहाँ पर x, और ये शिफ्ट हो गया -4 दूसरी साइड पर। -4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। अब हम इसे कटिंग करें तो आता है 4 to the 8। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया है, x का जो सोल्यूशन आया है वो क्या है, -2 है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए -8 है, ऑप्शन बी जो है वो -2 है, विच इज करेक्ट। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में है, आ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड। हमने ये भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें जब ये सिंबल्स यूज होते हैं इन्हें हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन सिंबल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स उनको क्या कहा था, इनइक्वालिटी कहा था। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, x इज इक्वल टू डैश इज अ सोल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है जिसका सोल्यूशन जो है x क्या होगा। यहाँ पर हमने a b c d पार्ट्स में हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ इनइक्वालिटी लिखते हैं 2 - 2 लेस देन x लेस देन 3/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स x की क्या वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कि वो ग्रेटर देन होगी -2 से और लेस देन होगी 3/2 से। तो अगर आप यहाँ पर -5 देखें तो यहाँ पर अगर मैं -5 रखती हूँ तो -5 जो है वो ग्रेटर नहीं है -2 से, तो ये हमारा ऑप्शन ए ठीक नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ चलें तो ये 3 है, और यहाँ पर अगर आप 3 रखते हैं तो 3 ग्रेटर तो है -2 से लेकिन लेस नहीं है 3/2 से, तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखें तो 0 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस पे 0 रखती हूँ तो 0 ग्रेटर है -2 से, ये बात ठीक है, और ये 0 लेस भी है 3/2 से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में है, इफ x इज नो लार्जर देन 10, यानी कि x जो है वो 10 से लार्जर ना हो तो क्या होगा। इट मीन्स के x क्या है, अगर वो लार्जर नहीं है 10 से तो वो क्या होगा, वो या तो लेस देन होगा और या फिर वो इक्वल होगा, लेकिन वो लार्जर नहीं है, यानी कि x जो है ग्रेटर नहीं है। लार्जर का मतलब है ग्रेटर नहीं है 10 से, ये उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि x नो लार्जर देन 10। तो इट मीन्स क्या है, x जो है वो या तो लेस देन है अगर लार्जर नहीं है, तो या फिर इक्वल है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जो 10 से रिलेटेड है। ऑप्शन ए तो वैसे ही करेक्ट नहीं है क्योंकि ये 8 से रिलेटेड है। ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पर x जो है वो लेस देन है और इक्वल भी है 10 से, तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी में देखें तो वो सिर्फ x लेस देन 10 है। यहाँ पे उसने नो लार्जर देन जब कहा ना 10 से, तो उसने हमें ये नहीं कहा कि वो इक्वल भी है या नहीं। तो दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं जो कि हमारे पास अभी हमें मालूम नहीं है कि वो लेस देन है या इक्वल है। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि लेस देन सिर्फ कहा है, तो ये कंडीशन में सिर्फ लेस देन का जिक्र भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी में भी एक ही सब कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 10, और ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि उसने कहा है नो लार्जर देन 10। तो यहाँ ऑप्शन डी में कहा है उसने कि x लार्जर देन 10, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है, इफ द कैपेसिटी को c से रिप्रेजेंट किया है। इफ द कैपेसिटी c ऑफ एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो क्या है, इज एट मोस्ट 1600 पाउंड्स, यानी कि वो 1600 पाउंड्स का वेट जो है वो उसकी कैपेसिटी है कि वो
बर्दाश्त कर सकती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एलिवेटर की जो कैपेसिटी 1600 पाउंड है, ये हमने देखना है वो जो सी है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर एटमॉस का पहले वर्ड देखते हैं। एटमॉस का मतलब है नॉट मोर देन, एटमॉस कहते हैं नॉट मोर देन को कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें तो दोबारा से स्टेटमेंट पढ़े हैं, नॉट मोर देन को यूज करते हुए तो आता है इफ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज नॉट मोर देन 1600 पाउंड, यानी कि अगर वो 1600 पाउंड से ज्यादा नहीं है तो फिर क्या रिलेशन बनेगा इस कैपेसिटी सी का 1600 पाउंड के साथ। इसका स्टूडेंट्स अगर वो ज्यादा नहीं है यानी कि ग्रेटर नहीं है तो वो लेस होगी 1600 पाउंड से, ठीक है, या फिर वो इक्वल होगी, क्योंकि उसने कहा है 1600 पाउंड से ज्यादा नहीं है, लेकिन इक्वल का जिक्र नहीं किया है। तो हमें हमारे पास दो कंडीशन हैं, या तो वो इक्वल भी हो सकते हैं 1600 पाउंड से और या फिर लेस भी हो सकता है, लेकिन मोर देन नहीं है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो हमारे इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सी जो ए ऑप्शन देखें तो सी लेस देन 1600 है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में है सी ग्रेटर देन 1600 पाउंड, तो जबकि उसने कहा था एटमोस्ट यानी नॉट मोर देन 1600, तो मोर देन नहीं है तो ग्रेटर भी नहीं है। बी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जिसमें उसने कहा है सी लेस देन है यानी मोर देन नहीं है 1600 से और इक्वल भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम इसके 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट में है x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन, यानी कि x इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन है किसका, ऑफ द इनइक्वालिटी। वो इनइक्वालिटीज हमारे पास 4 जो ऑप्शंस हैं उनमें गिवन है। अब हमने यहाँ पर 0 पुट करके देखना है जो सोल्यूशन है इनइक्वालिटी में कि कौन सी इनइक्वालिटी का ये सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन देखें x ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन नहीं है इनइक्वालिटी क्योंकि 0 नॉट कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में है 3x + 5, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ तो हमारे पास आता है 3 0 0 हो गया, 5 लेस देन 0, ये हमारे पास ऑप्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि 5 कभी भी लेस देन नहीं होता 0 से। सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में है 0 + 2 यानी कि 2 लेस देन 0, तो 2 भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी में हमारे पास है कि x - 2, यहाँ पे 0 पुट करें तो -2 लेस देन 0, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है -2 लेस देन 0, ये बात ठीक है क्योंकि -2 जो है वो 0 से लेस होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को एज ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमने इनको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हैं। तो हम 1 बाय 1 जो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहली हमारी स्टेटमेंट है द इक्वेशन 3x - 5 इज इक्वल टू 7 - x इज अ लीनियर इक्वेशन। हमारा यूनिट चूंकि लीनियर इक्वेशन से डील कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशंस को हमने डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जिसमें जो x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि डिग्री 1 की इक्वेशन जो होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें ax + b = 0 हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और जो हमें इक्वेशन गिवन है 3x - 5 इज इक्वल टू 7 - x, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी कि डिग्री 1 है। हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, लीनियर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है द इक्वेशन x - 0 - 3x इज इक्वल टू 0.7x इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर टॉपिक है। आइडेंटिटी यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्वेशन है जिसको एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है, यहाँ मैंने नीचे लिखा है आइडेंटिटी की डेफिनेशन को। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू, जो क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है, नो मैटर व्हाट वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करती है, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है इस पर ये डिपेंड नहीं करती है, ये हमेशा ट्रू होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो x - 0.3x इज इक्वल टू 0.7x है, क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो इसको हम एक जो है वो एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी के लिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है 2x + 5x इज इक्वल टू 7x, तो उसने कहा है ये एक आइडेंटिटी है, ये एक एग्जांपल है आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स x और x वैल्यूज जो है वो सेम टर्म्स हैं, इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो 5 + 2 कितना होता है, 7x, और यहाँ पे भी राइट साइड पे भी 7x है, तो ये इक्वेशन ट्रू है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 1, तो यहाँ पे देखें अगर 1 वैल्यू पुट करें तब भी हमारे पास इक्वेशन जो है वो ट्रू है, और अगर नहीं पुट करते तब भी हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये एक आइडेंटिटी है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x की आप जो भी वैल्यूज पुट करेंगे उसके लिए हमेशा ये आइडेंटिटी ट्रू ही रहेगी, और वैसे भी अगर आप पुट ना करें वैल्यूज तब भी इक्वेशन ट्रू है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। अब हम अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं क्या वो आइडेंटिटी है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 0.7x, यानी कि अगर आप 1 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आता है 0.7। तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये आइडेंटिटी है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ट्रू है। यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये किसी भी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करती है, कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा ट्रू ही रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है द इक्वेशन माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज एन इक्विवेलेंट टू माइनस 2x इज इक्वल टू 11। यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसको उसने कहा है कि ये इक्विवेलेंट है माइनस 2x इज इक्वल टू 11, क्योंकि स्टूडेंट जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उसकी जो है वो सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है इक्विवेलेंट इक्वेशन की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को लूँ तो इसकी इक्विवेलेंट जो सीक्वेंस आएगा इक्विवेलेंट इक्वेशन का वो इस तरह से आएगा कि माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3। ये 3 जो है यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, हमारे पास क्या आंसर आया, 8 माइनस 3 5 होता है माइनस 2x। ये भी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और ये तीनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये किसके इक्विवेलेंट है, माइनस 2x इज इक्वल टू 11, जबकि हमारे पास जो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया है, माइनस 2x इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो उसने कहा है कि इक्विवेलेंट इक्वेशन ये ट्रू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है स्टेटमेंट है टू एलिमिनेट, यानी कि खत्म करने के लिए फ्रैक्शंस को वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे अपनी एक्सरसाइज में, तो जब हमने फ्रैक्शंस को खत्म करना होता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ईच साइड को बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये बात ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास 4 into x plus 3 is equal to x plus 3 is a conditional equation। इन कंडीशनल इक्वेशन के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। कंडीशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल बट नॉट ट्रू फॉर अदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए जो है ये ट्रू होगा हमारी इक्वेशन, हर वैल्यू के लिए नहीं है। जिस तरह से हमने अपनी आइडेंटिटी में डिस्कस किया था कि वो तमाम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू थी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो कंडीशनल इक्वेशंस होती हैं ये सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, अब चेक करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में जो इक्वेशन है क्या ये कंडीशनल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो आता है 4 को मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म के साथ तो आता है 4x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू x प्लस 3। x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, माइनस एक्स, यहाँ ये x पॉजिटिव था दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, 3 यहाँ पे प्लस 12 है ये माइनस 12 हो गया। तो अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, 4x में से 1x माइनस किया तो आता है 3x, और 3 माइनस 12 होता है माइनस 9। x इज इक्वल टू माइनस 9/3, यानी कि आंसर आ गया यहाँ पर x का, x इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 9 था तो माइनस 3 आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ माइनस 3 के लिए जो है वो होल्ड कर सकती है। यहाँ पे अगर आप पुट करें माइनस 3 तो माइनस 3 प्लस 3, यहाँ पे अगर हम पुट करें तो आता है माइनस 3 प्लस 3 0, और 0 समथिंग 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 होता है। और राइट साइड पे देखें तो माइनस 3 प्लस 3 ये क्या आ गया, 0 आ गया है। अगर आप कोई और वैल्यू यहाँ पर x की पुट करते हैं तो ये हमारी स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पर हम इसे साइड पे करके देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करती हूँ x की, प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो ये देखें 3 प्लस 1 4 और 4 4 द 16, और ये 3 प्लस 1 4 होता है, तो ये होल्ड नहीं कर रही है। इट मीन्स कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये एक कंडीशनल इक्वेशन है, क्योंकि ये सिर्फ x की -3 वैल्यू के लिए होल्ड करती है। तो इट मीन्स कि ये बात भी ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास द इक्वेशन 2 into 3x plus 5 is equal to 6x plus 12 is an inconsistent equation। पहले तो हमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कैसी इक्वेशंस होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है।
यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं इस इक्वेशन को कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं, यानी इसकी x की कोई वैल्यू आती है या नहीं, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब होता है कि x की कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे 2 को जब हम दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 3 द 6x प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू, राइट साइड पे है 6x प्लस 12। यहाँ पे स्टूडेंट जब हमने x और x वाली वैल्यूज को एक साइड पे करना है तो आता है 6x, ये 6x पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 12 और 10 जो है दूसरी साइड पे आएगा तो -10। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो ये दोनों क्या है, प्लस और माइनस के साथ हैं, यानी कैंसिल आउट हो गई, 0 आ गया। और ये हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन ही है क्योंकि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है। तो इट मीन्स कि ये बात भी क्या है, ये बात भी 100% ट्रू है। अब हम इसके 7th स्टेटमेंट को करते हैं। 7th स्टेटमेंट में है टू सॉल्व 2x/3 इज इक्वल टू 12। ये एक जो है फ्रैक्शन है, जो हमारे पास फ्रैक्शन कोफिशिएंट है, जिसको हम रैशनल कोफिशिएंट भी कहते हैं। रैशनल कोफिशिएंट्स को हमने जब सॉल्व किया हुआ अपनी इक्वेशन में, यहाँ पर हमने क्या करना होता है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा रैशनल कोफिशिएंट है, इसको हमने क्या करना है, दूसरी साइड पर लेके जाना है, तो जिससे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें बोथ साइड्स पर वी शुड मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 2/3। वो कहता है कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो ये हम करके देखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 2 to the 4, 3 3 the 9x आ गया, और यहाँ पर 3 4 the 12, 4 to the 8 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये सोल्व नहीं हो रहा x, बल्कि x की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट नहीं हो पा रही है। तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई करना था, व्हाट शुड मल्टीप्लाई ईच साइड टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ साइड पे लाइन लगा के ऐसे करते हैं कि हम क्या करेंगे, x को फाइंड आउट करने के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 3/2, क्योंकि इसने दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाना है, यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर इसने डिवाइड होना है। तो डिवाइड इसका ऑपोजिट जो है वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन है, तो वो क्या होगा, वैल्यू को उल्ट कर देगा। तो यहाँ पर 3/2 से हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है x का सोल्यूशन, जो कि है 2 6 12 6 3 18। क्योंकि यहाँ पर हम जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट उसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम बोथ साइड्स पर, जैसे यहाँ पर मैं अगर 2/3 एक्सरसाइज को मल्टीप्लाई करूँ 3/2 से, तो क्या होगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 से, तो x बच जाएगा, यानी ये x आ जाएगा। और यहाँ पर जब मैंने 3/2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कटिंग होकर 18 आ गया, और x का सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स थी फॉर 2/3 के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर 3/2 के लिए, स्टेटमेंट हमारी जो है वो ट्रू है। अब हम इसके 8th और लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 8th पार्ट में है इक्वेशंस हैविंग एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन। यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं है बल्कि 2 इक्वेशंस की बात हो रही है, 2 से ज्यादा की बात हो रही है। वो कहता है इक्वेशंस हैविंग एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इक्विवेलेंट इक्वेशन की, कि अगर 2 इक्वेशंस या 2 से ज्यादा इक्वेशन के सोल्यूशन यानी x की वैल्यू जो है वो सेम आ जाए तो हम क्या कहते हैं, उन इक्वेशंस को इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशंस राइट की हैं। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास -2x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आता है -10/-2 2 5 द 10, x इज इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसका सोल्यूशन भी x इज इक्वल टू 5 है, और इसका ऑलरेडी x इज इक्वल टू 5 है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन है, यानी कि इनके सेम सोल्यूशन है। तो इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चूज द करेक्ट आंसर किया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।